हेलो गाइस, ये रीबॉर्न ड्रामा का दूसरा पार्ट है। सो इसे देखने से पहले पार्ट 1 जरूर से देखना। सो जैसे कि हेई शिंग्यू के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उतने में ही पता लगता है कि किसी ने उसकी गाड़ी खराब कर दी। वो देखने के लिए बाहर निकलता ही है, तभी मोमो जिसने ये किया था शिंग्यू को लेकर बाहर आती है। रात में शिंग्यू उस टूटे कैसेट को टेप से जोड़कर उस जार में रख देती है जिसमें बेयू उसके लिए चीजें इकट्ठा करके रखती। उसमें वो इयररिंग भी थी जिसे उसने बेयू के फोटोशूट के वक्त ड्रेसिंग टेबल से उठाकर ट्राई किया था। यहाँ ही शिंग्यू के माँ बाप के रेस्टोरेंट तक आ पहुंचा और उनकी छोटी बेटी को बुलाने को कहता है। बताता है कि वो बेयू का बॉयफ्रेंड था, अब शिंग्यू को बनाना चाहता है, पर उसकी माँ चुप रहती है। सो वो वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि मैं कल फिर आऊंगा। फांगहाओ अपने हस्बैंड से कहती है हम बच्चों को यहाँ आने नहीं देंगे, रेस्टोरेंट का जो भी काम है वो हम खुद कर लेंगे या फिर मैं किसी और को बुला लूंगी। अगले दिन वो हुआन को बुला लेती है जो शिंग्यू की कजन है और अपने बच्चों से कहती है कि इसकी फैक्ट्री शट डाउन होने वाली है, सो इसीलिए मैंने इसे हमारे रेस्टोरेंट में हाथ बटाने के लिए बुलाया। अब से तुम दोनों स्कूल से सीधे घर आ जाना। रात तक वो शिंग्यू के छोटे छोटे कपड़े लाइक शॉर्ट्स वगैरह सब हटा देती है और बोलती है अब से तुम ऐसे ड्रेसेस मत पहनना। उसे समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। सो वो आती है हुआन के पास पूछने की हुआनजू में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, फिर तुम हमारे नूडल रेस्टोरेंट में काम करने क्यों आई। वो बोलती है क्योंकि आंटी को अर्जेंटली मदद चाहिए थी इसीलिए आ गई। स्कूल में भी हेई उसके लिए फ्लावर बुके लेटर्स भिजवा देता है जिसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। छुट्टी होते ही जल्दी जल्दी घर को निकलती है। उसे ऐसे देखकर जीलिन और चेन हाओ मिन शेंग को बताते हैं कि कैसे इसने हे के साथ पंगे करे हैं। यहाँ वो डर कर चली जा रही होती है, अचानक से किसी की परछाई देखती है और भी ज्यादा घबराने लगती है, पर जब देखती है वो मिनशेंग है तो रिलैक्स हो जाती है। वो बोलते हैं मैं इसी रास्ते से मोमो के घर जा रहा हूँ। सो वो उसके आगे आगे और शिंग्यू उसके पीछे पीछे। रात तक वो जिन्यू से पूछती है क्या बेयू कभी गाँव से भागकर मॉम डैड के पास आई थी। वो बताता है हाँ, वो जब आई थी तो उसने कहा कि उसे आगे नहीं पढ़ना और स्कूल नहीं जाना, हमारे पास ही रहना है। जिस पे मॉम डैड ने कहा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तुम्हें ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही होगी, अगर पढ़ाई छोड़ दोगी तो लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर शिंग्यू इसका जवाब मांगने निकलती है रेस्टोरेंट कि आखिर उन्होंने बेयू की मदद क्यों नहीं की। वहाँ हेई पहले से बैठा था रेस्टोरेंट में तमाशा करके, उनसे उनकी बेटी को बुलाने कह रहा होता है और बोलता है तुम्हारी बड़ी बेटी बेयू ने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे दूसरे लड़कों को डेट किया, मैंने कितने पैसे उस पे लुटाए, उसका मुआवजा तो भरना होगा, वो तो नहीं रही तो तुम्हारी छोटी बेटी को मुझे डेट करना होगा, और वैसे भी उसने पहले मुझे अप्रोच किया। उतने में वहाँ शिंग्यू आकर उसके मुंह में पानी फेंक देती है। वो उसके पास आ रहा होता है पर पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर भाग जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है क्या ये जो बोल रहा था सच है। वो कहती है हाँ, मैं बस बेयू के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाना चाहती थी जिसके कारण वो मरी, और वैसे आप लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की जब वो आपके पास आई। उसके साथ स्कूल में बुली होता था फिर भी आप लोगों ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, बस आप लोगों को इज्जत की पड़ी है। ये बोलकर वो रोते हुए निकल जाती है। जाते जाते वो पहुंच जाती है डांस स्टूडियो जहाँ वो मोमो और बाकी की लड़कियों को डांस करते देखती है, फिर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में मोमो मिंगशेंग को केक देते हुए बोलती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे डैड को दे देना क्योंकि आज उनका बर्थडे है और मुझे आज टाइम नहीं है क्योंकि स्कूल के बाद मेरा रिहर्सल है। सो वो आता है हॉस्पिटल जहाँ वो एज यूजुअल बिजी थे। फांग्यान बताती है इमरजेंसी सर्जरी करनी है एक पेशेंट की, तुम कैबिन में रुको, वो सर्जरी खत्म करते ही आ जाएंगे। वो कैबिन में बैठा वहाँ पे रखी बुक्स देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बुक में रखे अपने डैड और फांग्यान के साथ में की फोटो पे पड़ती है। वही मिनशेंग के डैड जिन्हें अपने बर्थडे तक का याद नहीं है, फांग्यान उन्हें याद दिलाती है और बताती है कि मिनशेंग केक लेकर यहाँ आया है। वो आते हैं तो उसे वहाँ नहीं देखते। केक डस्टबिन में फेंका हुआ होता है और वो बुक में रखे फोटो सामने पड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मिनशेंग को उनके और फांग्यान के बारे में सब पता लग गया है। यहाँ हुआन शिंग्यू को बताती है कि उसकी आंटी चीन मर गई। उस हादसे के बाद उसके अंकल हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, सो उन्हें घर लेकर आ गए और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। वो बहुत ही स्मार्ट और एजुकेटेड थी। फिर उनके फैमिली वालों ने उनकी जल्द शादी करा दी। वो भी सोचती है कि अगर वो वहाँ नहीं आती तो आज जिंदा होती और बेयू भी। अगले दिन वो रेस्टोरेंट के बाहर देखती है हेई और उसके आदमियों ने कैसे कैसे गंदी चीजें लिख रखी है रेस्टोरेंट के दीवारों और दरवाजों पे। वहीं स्कूल में क्लास हो रहे हैं और लेट से आया मिंगशेंग देखता है शिंग्यू के बैग है पर वो नहीं। बाहर आता है तो वो गुमसुम बैठी होती है। वो कहती है क्यों ऐसा, बेयू मर गई और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया वो जिंदा है। उसकी इसी बातों को वो बस स्टैंड पे खड़ा सोचने लगता है। यहाँ क्लास में सब बास्केटबॉल मैच के फिनाले के लिए एक्साइटेड है। उतने में एक लड़का आकर बताता है कि यहाँ शिंग्यू कौन है, उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है।
वहाँ फांगियान के माँ बाप को जब पता लगती है कि उनकी बेटी डॉक्टर के साथ 3 साल से उन्हें बिना बताए बिना पब्लिक हुए रिलेशनशिप में है, तो उनकी माँ को फिक्र होने लगती है कि क्या वो सच में फांगियान को कमिटमेंट दे पाएगा। यहाँ जब शिंग्यू स्कूल के बाहर आती है तो हेई उसे रोकता है और बोलता है मुझे तुम्हें डेट करना है, तुम्हारी बहन के बहुत कर्ज हैं, उसने मेरे बहुत पैसे खर्च किए हैं, उसका हिसाब तो तुम्हें ही देना होगा। उसके ना करने पे भी वो जोर जबरदस्ती करने लगता है। वो गुस्से में अपने जेब से कटर बाहर निकालती है, उस पे वार करती है, पर बीच में मिनचेंग आ जाता है। उसे कहता है मैंने पुलिस को बुला दिया है। वो लोग भागने लगते हैं। वहाँ सब अजीब तरह से शिंग्यू को घूर रहे होते हैं। सो मिंगचेन अपने जैकेट उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ शेंग के डैड जो मील के लिए निकलने वाले थे, पर उन्हें स्कूल की तरफ से कॉल आ जाता है। वहाँ शिंग्यू की माँ को भी बुलाया गया था। प्रिंसिपल जिनका मानना है कि उनकी बेटी की वजह से उनके स्कूल की रेप्यूटेशन खराब हो गई, सो वो उसे सस्पेंड करने का कहते हैं, लेकिन शेंग बोलता है कि वो कटर मैंने ही मंगवाए थे और वो बस गलती से मुझे लग गई। उसके डैड भी अपने बेटे का साथ देते हैं। क्लास टीचर भी बोलते हैं वैसे भी वो गुंडे पकड़े गए हैं, इसमें शिंग्यू की कोई गलती नहीं है। उन लोगों की हिस्ट्री रही है ऐसी लड़कियों को हैरेस करने की। शिंग्यू भी एक विक्टिम है। अगर हम इसके साथ ऐसा करेंगे तब हमारे स्कूल का नाम और भी खराब हो जाएगा। तब जाकर प्रिंसिपल मानते और शिंग्यू को पनिश नहीं करते। मिंगशेंग के डैड जब उसकी ड्रेसिंग करते हैं तब वो पूछता है आपने शिंग्यू की हेल्प क्यों की। वो बोलते हैं क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है और वैसे मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकती है। अपने साथ ही कुछ दिन तक उसे घर पे रुकने को कहते हैं। वहीं उन्हें बार बार फांगियान का कॉल आ रहा था, लेकिन वो अपने बेटे के सामने नहीं उठाते। रात तक अपने बेटे और खुद के लिए डिनर भी बना लेते। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। उसके डैड किचन में बिजी थे तो मिंगशेंग उठाता है। कॉल पे नेबरहुड की कमेटी थे जो याद दिलाते हैं कि आज उसके डैड शीट म्यूजिक डोनेट करने वाले हैं। दरअसल वो उसकी माँ का था, जिसे उन्होंने ही अपने हस्बैंड को कहा कि इसका जो करना है करे, लेकिन फिर भी शेंग गुस्सा होकर अपने साथ उस बॉक्स को ले जाता है। यहाँ शिंग्यू देखती है उस घर की लाइट्स जो तब से बंद थी अब जल रही है। हॉस्पिटल में फांगियान शेंग के डैड से नाराज होती है, ऐसे बोलकर ना आने की वजह से। वो सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि आज रात मैं चलूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने। वो बताती है कि वो तो जा चुके हैं। वहीं क्लास में सब शिंग्यू से खफा है क्योंकि शेंग के हाथ पे चोट आने की वजह से बास्केटबॉल मैच उनकी स्कूल नहीं जीत पाई और इन सब के लिए शिंग्यू को ब्लेम करते हैं और माफी मांगने को कहते हैं। मिंगशेंग बोलता है ये मेरे और उसके बीच की बात है, तो आप लोग मत आओ बीच में। थोड़ी देर बाद जब वो क्लास के बाहर होती है तब कोई उस पे कचरा फेंक देता है। मोमो आकर उसे अपने साथ डांस स्टूडियो ले आती है और बताती है कि उसने उस रोज उसे देखा था उन लोगों का डांस स्पेक्टेट करते हुए। सो वो उसे अपने साथ डांस कराती है, ठीक वैसे ही सिखाने लगती है जैसे कि बेयू किया करती थी। फिर उसे अपने डांस क्लब में ज्वाइन करने को भी बोलती है। वो कहती है मैं सोचकर बताऊंगी। रेस्टोरेंट में एक डिलीवरी का ऑर्डर आता है जिसे देने शिंग्यू जाने की जिद करती है क्योंकि उसे पता है कि वो शख्स कौन है। जब वो खाना लेकर दरवाजा फिर से बंद करने लगता है तब वो उसे धक्का देकर खोल देती है और वो कोई और नहीं मिंगशेंग ही था। वो देखती है उसका पूरा कमरा मेसी ही। वो बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से, मेरी इंजरी के कारण मैं सफाई नहीं कर पाया। वो सॉरी बोलती है। वो कहता है सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो वो सारा कमरा उसी से साफ करवाता है। सफाई के दौरान उसकी नजर पड़ती है एक बॉक्स पे, उसमें वो उसकी माँ की फोटो देखने लगती है। जब शेंग उसे उसकी माँ की तस्वीर के साथ देखता है तो गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। अगले दिन स्कूल में शिंग्यू भी उसे इग्नोर करने लगती है। वो सॉरी बोलता है ऐसा अपना आपा खोने के लिए और उसे बोलते है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के लेटर्स नहीं चाहिए, आज उसी पेड़ के पास मिलना, मैं वो खत तुम्हें लौटा दूंगा, अगर नहीं आई तो समझ जाऊंगा तुम्हें वो नहीं चाहिए। जब वो आती है तो उसे पेड़ पे चढ़ने बोलता है और उसे उस बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि वो चीजें उसकी माँ की है। फिर अपनी स्टोरी कि जब वो छोटा था तभी उसके मॉम डैड ने डिवोर्स ले ली, फिर उसे उसके दादा ने पाला लेकिन वो भी चल बसे। अब वो बिल्कुल अकेला एक बर्डन बन गया है। वो कहती तुम जैसे दिखाते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो उसे उसके घर तक छोड़ता है और जाते हुए वो लेटर देता हुआ पूछता है क्या इसका जवाब लिखोगी तुम। मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं ना। वो बोलती है नहीं मैं नहीं लिखूंगी। उसका ये जवाब सुनकर तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगले दिन शिंग्यू की माँ उसे उसका नाम चेंज कराने ले आती है। बोलती है कि बेयू और शिंग्यू ये दोनों नाम ही मनहूस है, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ भी वैसा हो, पर उसे नाम चेंज नहीं करवाना था। सो उसकी माँ जबरदस्ती करने लगती है। उसे ऐसे टानते हुए देख एक औरत गार्ड्स और पुलिस को बोलती है कैसे इस लड़की को तंग कर रही है, जरूर ये इसे किडनैप करके ले जा रही है। वो कहते हैं नहीं ये मेरी बेटी है, शिंग्यू बताओ ना, पर वो तो उन्हें फुल इग्नोर मारती है। घर वापस आती है तो फिर से उस पर चिल्लाती है कि ऐसे तुम अपनी माँ के साथ कैसे कर सकती हो। वो बोलती है पहले आपने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया। वो उस पे हाथ तक उठाने जाती है, बीच में उसके डैड आकर रोकते हैं। फंगहाओ दिन उसे पालने पोसने पढ़ाने लिखाने के एहसान जुड़ाने लग जाती है और वो बाहर आ जाती है, लेकिन फंगहाओ का बोलना बंद नहीं होता। वो कहती है कि उसके सास और ससुर ने बेयू की अपब्रिंगिंग सही से नहीं की और वो नहीं चाहती कि ये भी उनके हाथ से निकल जाए।
बातों बातों में ये पता लगता है कि वो बेयू को अपने साथ ही रखना चाहती थी, पर लू शेंग के माँ बाप ने ही बेयू को अपने साथ रख लिया। स्कूल के बाहर एक रोज उसे मिंग मिंग दिखती है, जो पहले तो उसे सॉरी बोलती है। उसके ऐसे बेयू के बॉयफ्रेंड की तलाश की वजह से हेई शिंग्यू के पीछे पड़ गया। फिर बेयू का म्यूजिक बॉक्स दिखाती है जो उसके पेरेंट्स डॉम से लाने भूल गए थे। एक फोटो था बेयू और एक लड़के का जिसके चेहरे को पेन से काटा हुआ था। विंटर वेकेशन में वो सब फिर से अपने गाँव आ जाते हैं, जहाँ जिनजियो की माँ भी थी। उनकी और उसकी दादी की बातों से साफ पता लगता है कि उनकी फैमिली में एक लड़की की वो रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं मिलती जो एक लड़के को मिलती है। वही हम देखते हैं मिंगशिंग को वेकेशन में अपनी माँ के पास फ्रांस आते हुए। यहाँ एक रोज जिनजियो शिंग्यू को अपने साथ वेडिंग फोटोज कलेक्ट करने पोस्ट ऑफिस ले जाता है। उसके कार में वो एक डांसिंग डॉल देखती है। वो बताता है कि ये बेयू ने ही लगाया था। वही मिंगशिंग पेरिस आने के बाद मिलता है अपनी माँ एना के मैनेजर गुआन से, जो उससे उसकी माँ की तारीफें करता रहता है। यहाँ गांव में जिनजियो के माँ बाप यानफिन, हेशेंग और उसके दादा दादी बस जिनजियो की बड़ाई करने में लगे रहते हैं। लाइक हमारा बच्चा तो पूरे गाँव की शान है। मिंगशिंग चिंग्यू से चैट के थ्रू बातें भी करता है। इवन वीडियो कॉल पे चुपके से अपनी माँ को भी उसे दिखाया। एक रोज अपनी दादी का कुछ सामान निकालते वक्त स्टोर रूम में चिंग्यू को एक डायरी मिलती है जो उसकी मरी हुई आंटी शिंग की थी। वही मिंगशिंग की माँ जिसे खाना बनाना नहीं आता, तो गुआन उनके लिए खाना लेकर आता है, साथ ही फ्लावर भी। मिंगशिंग को ये सब देख इतना समझ आ गया था कि गुआंग उनकी माँ का बहुत ख्याल रखता है और उन्हें पसंद भी करता है। वहीं शिंग्यू काम से फारिग होकर वो डायरी पढ़ती है। तब पता लगता है वो शख्स जिसे वो ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं, जिनजियो ही था। बेयू का जो मिसकैरेज हुआ वो उसी का बच्चा था, क्योंकि वो एक्चुअली में उसका ब्लड रिलेटेड कजन नहीं था, बल्कि हेशिंग और यानफिन ने उसे अडॉप्ट करा था। इवन उन दोनों के बारे में पूरी फैमिली को पता थी, लेकिन तब भी सबने इसका जिम्मेदार बेयू को ठहराया। पूरे गांव में बदनाम भी वही हुई। वो डॉल भी उसी म्यूजिक बॉक्स का हिस्सा थी। ये सब होने के बाद भी शिंग्यू किसी के आंखों में जरा भी गिल्ट नहीं दिखती, बल्कि सब अभी भी अपनी फैमिली, अपने जिनजियो की तारीफों में लगे पड़े हैं और बेयू को नीचे दिखाने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। तो वो भी खाने की मेज पे उन्हें करारा जवाब दे देती है, जिसपे उसकी माँ उसे अकेले में ऐसे बड़ों से जबान लड़ाने से मना करती है। शिंग्यू बताती है कि वो बेयू और जिनजियो के बारे में सब कुछ जान गई है और ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। पर उसकी माँ का मानना है इंसाफ सब चाहते हैं, पर इंसाफ हर किसी को नहीं मिलता और उन बीती बातों को घसीटने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, न ही बेयू वापस आ जाएगी। अगले दिन हेफी को वहाँ देखकर शिंग्यू उसे भी बताती है कि जिनजियो ने क्या किया बेयू के साथ, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता या करना नहीं चाहता। रात तक वो जिनजियो से कह देती है कि उसे सब पता है कि उस म्यूजिक बॉक्स की तस्वीर में वही है बेयू के साथ। अगले दिन जिनजियो की शादी की डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ फांग्यान के पीछे एक नर्स हाथ धोकर पड़ी है। वो उसका एक लड़के से रिश्ता कराना चाहती है, जिसके लिए वो मान नहीं रही। पर जब मिंगशिंग के डैड उसे कहते हैं कि उसे सही लड़के की जरूरत है, तो वो ब्लाइंड डेट को तैयार हो जाती है। दरअसल मिंगशिंग के डैड इस मोड़ पे खुद को उसके काबिल नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए चाहते हैं कि वो अच्छे लड़के के साथ सेटल हो जाए। वहीं शिंग्यू मिंगशिंग को बताती है कि उसे गुनहगार मिल गया, पर अब अगर उसने इंसाफ चाहा तो उसे अपने पूरे फैमिली के खिलाफ ही जाना पड़ेगा। फिर वो याद करती है कैसे हर एक चीज उसके सामने आईने की तरह साफ थी, पर वो उस उम्र में नहीं थी कि कुछ भी समझ पाए। फंगाओ कुछ सालों बाद अपने सास ससुर से बात करती है बेयू को अपने साथ ले जाने की, पर उन्हें जिन्यू की अच्छी जिंदगी की पड़ी होती है कि कहीं 3 बच्चों को संभालने में वो जिन्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। तो एक शर्त रखते हैं, बेयू को ले जाए तो चिंग्यू को यहीं पीछे उनके पास छोड़ दे, लेकिन बेयू अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद यहीं रुक जाती है। ऊपर से उसे जिंजू का साथ मिल रहा था, तो उसे लगा कि वो हैंडल कर लेगी। अगले दिन जब सब अपने फैमिली मेंबर्स के कब्र में जाते हैं, तो वो वहाँ अपनी आंटी शिंग को शुक्रिया करती है बेयू के साथ रहने और उसका ध्यान रखने के लिए, और फैसला कर लेती है कि उसे करना क्या है। मिंगशिंग से इसी सिलसिले में मदद मांगती है, अपना प्लान बताकर। रात तक वो पेपर्स लेकर मोमो उसके पास आती है, जिसमें सारे सच लिखे हैं। अगले दिन फंगाओ आती है जिनजियो को पैसा लौटाने, जो वो भेजा करता था अपनी गलती के मुआवजे के तौर पे। ये पैसे वो कभी नहीं चाहती थी, पर उनके हस्बैंड लू शेंग ने ये लेकर उसे माफ कर दिया और उस गलती को उसकी नादानी का नाम दे दिया। वही मिंगशिंग पेरिस से पहले ही निकल रहा होता है, क्योंकि वो इस रास्ते में शिंग्यू का साथ देने वाला है। लेकिन जाने से पहले अपनी माँ को कहता है कि मुझे लगता है आपके लिए सही इंसान आपके पास ही है। वहीं शिंग्यू रात तक सारी मिठाई के बॉक्स में वो पेपर रख देती है। शिंग्यू को फांगाओ कहती है, हम इस शादी के खत्म होते ही वापस चले जाएंगे, तुम भी पास्ट को भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं रखा अब। कुछ देर बाद जिनजियो और शियायून की शादी भी हो जाती है और चिंग्यू भी पीछे हटने का सोचने लगती है, पर जब वहाँ लोगों को अपने फैमिली के बारे में बुरा बुरा बोलते सुनती है तो खुद को रोक नहीं पाती। और मिठाई का बॉक्स खुलते ही जिनजियो के अडॉप्शन का राज और बेयू के पेट में उसके बच्चे का सच सबके सामने खुल जाता है। सब उनकी फैमिली को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। यानफिन और उसकी सास शिंग्यू को कोसने लगती है और यहाँ शिंग्यू भी भाग जाती है घर से, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो वहाँ रही तो वैसे भी उसके माँ बाप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि वो ना ही बेयू की फिक्र करते थे ना ही उसकी करेंगे।
वो जियांग झाओ निकलने के लिए बस की टिकट लेती है, पर बस सुबह आने वाली है और अभी रात हो रही थी, सो वो वहीं स्टेशन पे बैठे बैठे सो जाती है। जब आँख खुलती है तो उसका वॉलेट चोरी हो गया था। यहाँ वहाँ पूछती है, पुलिस को भी बताती है, तो वो उससे उसकी पहचान पूछने लगते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। वो अपना पहचान नहीं बता सकती, इसीलिए वो वहाँ से निकल आती है और आसपास के रेस्टोरेंट के ओनर से उनका मोबाइल मांगकर मिनचेंग को कॉल लगाने की ट्राई करती है, पर लगता नहीं है। सो वहाँ ओनर से हेल्पर का काम मांगती है। बताती है कि उसका वॉलेट चोरी हो गया। वो काम के सिलसिले में ज़ुआज़ांगो जा रही थी, सो अब उसके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ कुछ पैसे कमाकर चली जाएगी। वो ओनर उसकी हालत देखकर काम पे रख लेती है। यहाँ उसके माँ बाप और पूरी फैमिली ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया है। उसकी जगह जगह मिसिंग पर्सन के फोटोज भी लगा दिए होते हैं। वही मिनचेंग जब ज़ांगहाओ पहुंचता है तो टैक्सी लेकर शिंग्यू के गांव जाने के लिए निकलता है, पर अपने मोबाइल में देखता है उसके भेजे गए चैट्स का रिप्लाई शिंग्यू ने अब तक नहीं किए। अननोन नंबर से कॉल देखता है, पता लगाता है ये कॉल कहां से आया, तो टैक्सी वाले को उसी जगह चलने को कहता है। यहाँ शिंग्यू की हालत बहुत खराब हो गई थी, कुछ खाया पिया नहीं था। उतने में वो हेफेई को देखती है, जो ओनर से पोस्टर दिखाकर पूछ रहा होता है। वो बता देती है कि वो लड़की यहीं पे है। हेफेई उसे घर वापस लौटने को कहता है और बोलता है कि ये सब करके उसने सही नहीं किया, पर वो वापस जाने से मना करते हुए बताती है कि उसने जो भी किया उसका जरा भी उसे अफसोस नहीं है। पर हैरान है, बेयू की सच्चाई जानने के बाद भी उसे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा। जिस लड़की ने अपनी डायरी में उसके लिए अच्छा अच्छा लिखा वो भी ऐसा निकला। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो वहाँ से भाग निकलती है और यहाँ मिनचेंग भी आ पहुँचता है, जो उसे यहाँ वहाँ तलाश कर रहा होता है। मौसम भी खराब होने लगती है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शिंग्यू कमजोरी से गिर जाती है। उसे अपने बहन आते हुए देखती है, पर वो मिनचेंग होता है। उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं वो देखती है एक शादीशुदा जोड़े को जख्मी, जिनका कार एक्सीडेंट हुआ। उसे डर लगता है कहीं ये जिनरियो और शायून तो नहीं है। मिनचेंग उसे दिन अपने घर लेकर आता है, उसे खाना पीना खिलाता है और बोलता है, मैंने पूछा था हॉस्पिटल में, वो तुम्हारा कजन नहीं था। वो भी चैन की सांस लेती है और बोलती है, मैं बस जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक ही रुकूंगी, बुखार उतरते ही वापस जियांगजाओ चली जाऊंगी। मिनचेंग कहता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी बहुत दिनों से मैं भी भागना चाह रहा था, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ फांगहाओ का बुरा हाल हो रखा अपनी बेटी के गुम होने के बाद से। वही वो मिनचेंग को उसकी मदद करने के बदले अपना लकी चार्म उतार कर देती है। वो भी उसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पे विंचाइन देता है। सोते टाइम वो उसे बताता है कि उसने उसे कुछ सालों पहले देखा था, जब वो अपनी माँ से मिलने हानजाओ थिएटर गया, तभी उसने शिंग्यू को स्टेज पे डांस करते देखा। इवन उसके लिए पियानो भी बजाया। अगले दिन रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। वही फानहाओ के ससुर अपनी पोती के भागे जाने का इल्जाम उस पे लगाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में जब फानियान मिनचेंग की बात उठाती है, तो मिनचेंग के डैड कहते हैं कि वो तो अभी फ्रांस में होगा, कुछ दिन बाद आने वाला है। जिस पे फांगियान बताती है कि उसने उसे कल हॉस्पिटल में देखा। ये सुनते ही वो जाते हैं उसके पास। मिनचेंग शिंग्यू को बाथरूम में छुपा देता है, पर वो वहाँ एक लड़की के जूते देख लेते हैं, लेकिन उसे कुछ बोलते नहीं और खर्चे के पैसे देकर वापस चले जाते हैं। बाहर सबसे सुनते हैं कि शाओ फैमिली की बेटी गायब है। वहीं रात तक शिंग्यू सुनती है मोमो के डैड को उस पे और उसकी माँ पे शराब पीकर चिल्लाते हुए। मिनचेंग बताता है कि मोमो की लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं है। उसके डैड का अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था, पर किसी ने उन्हें धोखा दिया और सब कुछ चला गया। उसके बाद से उन्हें शराब पीने की लत लग गई और अपना गुस्सा उन दोनों पे उतारते रहते हैं। उसने मोमो की मदद करने की कोशिश की, पर जब भी वो उससे इस बारे में बात करता है तो वो चुप सी हो जाती है। शिंग्यू को भी नहीं लगा था मोमो की लाइफ में भी इतना कुछ चल रहा होगा। अगले दिन उसका बुखार उतर चुका होता है और दोनों यहाँ से निकलने को तैयार थे, लेकिन जब मिनचेंग घर पे नहीं था तब मोमो अपने पेरेंट्स के झगड़े झमेले की वजह से उसका डोर नॉक करती है। पर जब वो शिंग्यू को देखती है तो हैरान हो जाती है, और जब उससे पता लगता है कि वो मिनचेंग के साथ जियांगजाओ जाने वाली है तो बोलती है, मिनचेंग कितना काइंड है और कैसे सबका हीरो बनना चाहता है और जरूरतमंदों की हेल्प करना उसे पसंद है। पर वो थोड़ा इम्पल्स भी है। पहले ऐसे नहीं था, पर जब से उसके दादा गुजरे तब से ऐसा ही है। उसने तो फ्रांस जाकर पढ़ाई करने तक का प्लान बना रखा है। उसके माँ बाप दोनों ने अग्रीमेंट की है, हाई स्कूल खत्म होते ही वो अब्रॉड जाने वाला है। ये सुनकर शिंग्यू को बुरा लगता है, क्योंकि उसे सच में लगा था कि मिनचेंग उसके साथ हमेशा के लिए जाने वाला है।